वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण पी बाई क्यू सीरीज़। जो ये पी बाई क्यू सीरीज़ है, ये आपकी हर एक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप एलटी कमीशन लीजिए या एलटी टेट लीजिए या एचपी पीजीटी हिंदी लीजिए, चाहे एनटी नेट लीजिए, कोई भी परीक्षा हो वहाँ पर आपसे ये प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। इसलिए आप हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पे नोट करते रहिएगा, क्योंकि आगे ये प्रश्न आने ही है। बाकी वीडियो को बढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा एचपी एलटी टेट के लिए जो परीक्षा आने वाली है आपकी नवंबर लास्ट में ये परीक्षा होगी, उसके लिए क्रैश कोर्स चलाया गया है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे तो वो हमारे साथ जुड़कर अपनी परीक्षा को क्रैक करने की तैयारी कर सकते हैं। नंबर है जुड़ने के लिए 8219312129। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, जो भी आपको इस क्रैश कोर्स से संबंधित जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। आपको इस क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलेगा, देखिए। रोज़ सुबह जो लेक्चर मिलेगा 9 बजे मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर होता है, ये मिलेगा। रोज़ सुबह टॉपिक वाइज होगा। और रात को ही 9 बजे इसका टेस्ट भी आपको देने के लिए मिलेगा। रोज़ का ये पैटर्न होता है। पहले लेक्चर मिलता है, फिर इसका टेस्ट होता है। और जो ये लेक्चर और पीडीएफ होती हैं, इनका एक्सेस आपके पास ही रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, या आपको पर्सनली ये चीज़ें सेंड की जाती हैं। जब तक आप इसे अपने पास रख सकते हैं तब तक आप रख सकते हैं। बाकी इसमें देखिए, आपको जो महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं, जैसे कि 1000+ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पहले पूछे गए परीक्षा में वो दिए जाते हैं। पी बाई क्यू की सीरीज दी जाती है, मॉक टेस्ट इत्यादि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो आपको सेंड की जाती हैं। इसलिए आप जुड़ सकते हैं और अपनी भविष्य की तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। बाकी देखिए, इसी के साथ हमारी टीम के द्वारा एचपी पीजीटी हिंदी के लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो पीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहता है, तो वो हमारी टीम के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकता है। क्योंकि जो पीजीटी हिंदी है, अब कुछ ही समय पश्चात आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी, तो इसलिए आप अब डट जाइए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। बाकी देखिएगा, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्री ग्रुप है, वहाँ पर भी आपको समय पर महत्वपूर्ण पीडीएफ इत्यादि सेंड की जाती रहती हैं। ठीक है, बाकी आज की वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले देखिए, आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मानहु नील माटते कारे ले जमुना जूब पखारे में कौन सा अलंकार है। जो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर पूछा गया कौन सा अलंकार होगा। तो जो ये पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। बाकी देखिए, जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जाएंगे ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित हैं। तो फिर भी अगर लगता है कि किसी प्रश्न पे गलत उत्तर दिया गया है, आप बेझिझक बता सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली है। तो जो पूर्वी हिंदी की बोली होगी तो वो कौन सी है। तो जो अवधि, ये पूर्वी हिंदी की बोली है, परंतु जो बोर्ड था, बोर्ड के द्वारा इसकी जो मैथिली, ये भी पूर्वी हिंदी की बोली मानी गई है, परंतु मुख्यतः अवधि को पूर्वी हिंदी की बोली माना जाता है। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता किस कवि की है। तो जो अंधेरे में कविता है, ये मुक्तिबोध की रचना हो जाएगी। जो मुक्तिबोध है, ये आपके तार सप्तकों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मुक्तिबोध। शुरू में जो अंधेरे में कविता का नाम था, आशंका के द्वीप अंधेरे में। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के अनुसार असाध्य वीणा किस वृक्ष से बनाई गई थी। तो जो असाध्य वीणा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आपकी किरीट नामक तरु से या वृक्ष से। काफ़ी महत्वपूर्ण है, लंबी कविता है अज्ञेय की, ये असाध्य वीणा। अगला प्रश्न है 5, इसमें पूछा गया है, इनमें से गोदान का नायक कौन है। तो जो गोदान का नायक होगा तो वो होगा आपका होरी। धनिया इसकी पत्नी का नाम है, गोबर इसके बच्चे का नाम है, होरी के बच्चे का। गोदान किसका है, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, महाकाव्यात्मक रचना माना जाता है इसे। अगला प्रश्न है 6, इसमें पूछा गया है, रहस्यवाद का संबंध है। तो बताइएगा, रहस्यवाद का संबंध किसके साथ है। तो जो रहस्यवाद है, इसका संबंध माना जाता है निर्गुण ब्रह्म से।
जो निर्गुण ब्रह्म है या फिर निर्गुण संप्रदाय है, ये भक्ति काल के अंतर्गत ही माना जाता है। जैसा आप लोगों को पता है, भक्ति काल 2 भागों में विभाजित था। एक था सगुण काव्य धारा और दूसरा था निर्गुण काव्य धारा। जो सगुण काव्य धारा है ये भी आगे 2 भागों में विभाजित था। एक हो गया कृष्ण भक्ति काव्य धारा, दूसरा राम भक्ति काव्य धारा। और जो निर्गुण संप्रदाय था ये भी आगे 2 भागों में विभाजित था। एक था संत काव्य धारा, दूसरा था सूफी काव्य धारा। ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न ये हो गया। 7वां प्रश्न देखिए, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो जो सूरदास है इनके गुरु का नाम था बल्लभाचार्य। ध्यान रखना है, जो सूरदास हैं इनके द्वारा सूर सागर हो गया एक, दूसरा साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। जो सूरदास है ये अष्ट छाप के जो 8 कवि थे उनके अंतर्गत आते हैं, अष्ट छाप के कवियों के अंतर्गत। सूरदास के द्वारा वात्सल्य रस की अच्छे से स्थापना की गई थी। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। और जो बल्लभाचार्य हैं, ये बल्लभाचार्य इनके 4 शिष्य पूछे जाते हैं कि इनके 4 शिष्य में सर्वश्रेष्ठ कौन था, तो सूरदास माने जाते हैं। जो अष्टछाप के कवि थे उनमें भी सूरदास ही सर्वश्रेष्ठ थे। परंतु ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था, तो विट्ठलनाथ बल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था। सूरदास को बल्लभाचार्य जी के द्वारा ही ये बात कही गई थी कि तुम भक्ति की ओर लीन हो जाओ और कृष्ण भगवान की भक्ति करो। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता के रचयिता कौन है? तो जो जूही की कली कविता है इसके रचनाकार होंगे निराला जी। कौन होंगे? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना मानी जाती है, यह पहली कविता मानी जाती है। और इसे किसके द्वारा छापने से इनकार किया गया था? तो ये किया गया था आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ये भी ध्यान रखना है आपने। ठोडा नामक लोक नाट्य रूप हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? जो ठोडा है ये आपके शिमला में मनाया जाता है। क्या है ये? लोक नाट्य। ध्यान रखना है, ठोडा की पूछा जाता है क्या होता है ये, तो ये लोक नाट्य है और हिमाचल प्रदेश। और देखिए विकल्प में है कुल्लू। कुल्लू में क्या चीज़ प्रसिद्ध है? नाट्य। कुल्लू का दशहरा भी काफ़ी प्रसिद्ध है। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? प्रश्न संख्या 10। तो जो पुराणों की संख्या मानी जाती है 18। आज का प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं, आपने अवश्य बताना है कि जो भगवत गीता है ये किसके द्वारा लिखी गई है? भगवत गीता। प्रश्न संख्या 11, अष्टछाप के कवि नहीं है। अभी हमने ऊपर चर्चा की थी अष्टछाप के बारे में। तो अष्टछाप के कवि हैं सूरदास, कृष्णदास, नंददास। जो नावादास हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं माने जाते। नावादास के द्वारा अष्टयाम नामक रचना लिखी गई थी, ये भी ध्यान रखिए आप। जो अष्टछाप में सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं तो वो माने जाते हैं कुंभनदास, और जो सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं नंददास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन हैं? तो जो ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन के द्वारा ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की गई थी। फिर पूछा जाता है जो आचार्य विश्वनाथ हैं ये कहाँ के विद्वान माने जाते हैं? तो जो विश्वनाथ है ये संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। जो देव ये रीतिकालीन कवि है जो आनंदवर्धन, ये भी संस्कृत के आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न 13, इसमें पूछा गया है नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो जो नरेश मेहता है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सन 1992 में। अगला प्रश्न देखिएगा 14, इसमें पूछा गया है अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? तो जो अशोक के फूल निबंध है इसके लेखक होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ लिखने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई स्थानों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कड़ा विरोध किया है। अशोक के फूल कुटज नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इनकी प्रमुख निबंधात्मक रचनाएं हैं, ये ध्यान रखना है आपने। इन्हें ललित निबंधकार भी कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर ये भी प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये किसकी रचना है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 15, इसमें आपसे पूछा गया है उसने कहा कहानी के लेखक कौन है? तो जो उसने कहा कहानी ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, काफ़ी चर्चित कहानी मानी जाती है। बुद्धू का कांटा ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही कहानी है।
और उसने कहा था, पूछा जाता है कई बार इसकी विधा क्या है, ये कहानी विधा की रचना है। और जो इसमें जो प्रमुख पात्र कौन माना जाता है, बोधा सिंह है। जो बोधा सिंह है ये उसने कहा कहानी का प्रमुख पात्र है। और अमृतसर की गलियां और विश्व युद्ध इसमें वर्णित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संकलन त्रय किस विधा का तत्व है? प्रश्न संख्या 16। जो संकलन त्रय है ये किस विधा का तत्व है? एकांकी का तत्व है। ये ध्यान रखना है, किसका है? एकांकी का। अगला प्रश्न देखिए 17, शांत रस का स्थायी भाव है। तो जो शांत रस का स्थायी भाव है ये होगा निर्वेद। 17 का सही विकल्प यहाँ पर ए होगा, निर्वेद। फिर देखिए कई बार प्रश्न बनता है कि जो भरत मुनि के द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी? रस संप्रदाय की। भरत मुनि के द्वारा रसों की संख्या कितनी मानी गई थी? 8। मुख्यतः रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9। तो वो कौन सा रस था जिसे भरत मुनि ने स्वीकार नहीं किया था? तो शांत रस। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उनके द्वारा नाट्यशास्त्र नामक रचना लिखी गई थी, वहाँ पर शांत रस की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो नाटक होते हैं वहाँ पर शांत रस की आवश्यकता नहीं है, इसलिए शांत रस की स्थापना उनके द्वारा या परिकल्पना के द्वारा नहीं की गई थी। फिर अगला प्रश्न है 18, इसमें आपसे पूछा गया है वीर रस का स्थायी भाव है। तो बताइएगा वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रसों का राजा किसे कहा जाता है? रस सम्राट। तो रस सम्राट कहा जाता है श्रृंगार रस को। किसको? श्रृंगार रस को। ये भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है 19, चारुचंद्र की चंचल किरणें पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जो देखिए यहाँ पर चारुचंद्र की चंचल किरणें, बार बार चर्चा का यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20, इसमें पूछा गया है व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये हुआ दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ जब उच्चारित समय में स्पर्श करते हैं तो यहाँ पर दंतोष्ठ होता है। विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 21, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? पूछा गया है उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? तो उज्ज्वल लिखा जाता है इस प्रकार से, ये ध्यान रखना है, परीक्षा में बार बार इसका पुनरावृत्ति होती है। कई बार पूछा जाता है कवित्री कैसे लिखी जाती है? कवित्री इस प्रकार से लिखा जाता है, ये भी काफ़ी रिपीट होता है। श्रृंगार पूछा जाता है, श्रृंगार सही वर्तनी क्या होगी? श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है, श्रृंगार। ये 3-4 शब्द इनका ध्यान रखना आपने। हाँ, कई बार द्वारका आता है, द्वारिका कैसे लिखते हैं? द्वारका। द्वारका ऐसे लिखा जाता है। इसको कट कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। द्वारका ये सही रूप है। अगला प्रश्न है 22, गुलाब किस भाषा का शब्द है? तो जो गुलाब है ये फारसी भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना आपने। रुक जाइए, आपको 2-4 शब्द बता देता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकते हैं। देखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे ये जो गुलाब किस भाषा का शब्द है, तो ये तो फारसी हो गया गुलाब का। इसी के साथ आपको यहाँ पर 2-4 शब्द और बता देता हूँ। चाय, चाय और लीची, चाय और लीची ये किसके शब्द हैं? चीनी के। जापानी शब्द पूछे जाते हैं, रिक्शा काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर पुर्तगाली में जो काफ़ी पूछा जाता है तो उसमें होगा आपका, एक तो गमला हो गया, अनानास हो गया, पपीता हो गया, बाल्टी, अलमारी। जो ज़्यादा पूछे जाएंगे वो है बाल्टी और अलमारी, ये होते हैं आपके पुर्तगाली शब्द। फिर पूछा जाएगा वोदका, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका होगा रूसी का। फिर रिपोर्ताज फ्रांसीसी, अंग्रेज़, कारतूस, कूपन, रेस्तरां ये किस भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच भाषा के हैं। फिर 2-4 और बता देता हूँ, जैसे तुर्की के कौन कौन से शब्द हैं। उर्दू हो गया, कैंची काफ़ी पूछा जाता है, उर्दू कैंची पूछे जाते हैं। फिर चाकू ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, चम्मच ये भी पूछा जाता है, चेचक ये सारे, नौकर, बारूद, बेगम, लाश ये तुर्की के शब्द हैं। तो ये कुछ एक शब्द आपको बताए, तो आशा करूँगा ध्यान से आप इनको नोट करना, परीक्षा में बन सकते हैं ये। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23, इसमें क्या पूछा गया है? चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? तो जो चंद्रमुखी शब्द है
तो यहाँ पर जो समास होगा तो वो होगा आपका विकल्प बी, कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय। 23 का सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगर समास की भी हम बात करें, समास भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बनते हैं ये। आपको दे देता हूँ थोड़ी सी इसकी जानकारी समास की। तो यहाँ पर तो चंद्रमुखी में जो समास होगा तो ये कर्मधारय समास होगा। इसी के साथ देखिए प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो समास किसे कहते हैं। समास से तात्पर्य होता है जब दो शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसे समास कहते हैं। फिर से देखिए, रिपीट करता हूँ, जब दो शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसे समास कहते हैं। इस प्रकार से निर्मित शब्द को सामासिक शब्द कहा जाता है। सामासिक शब्द को अपनी विभक्ति के साथ पुनः लिखना विग्रह कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। मुख्यतः पूछे जाते हैं समास के मुख्य भेद कितने हैं, तो समास के मुख्य भेद हैं 4। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। परंतु जो समास आगे निकलते हैं तो ये निकलते हैं 6। ठीक है, नया रूप समास का 6 है। कौन कौन सा है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, फिर आपका द्वंद्व समास हो गया, फिर बहुब्रीहि समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया और बहुब्रीहि समास हो गया। फिर से देखिएगा कौन कौन से हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ये ध्यान रखना, आपने पूछा जा सकता है। कर्मधारय समास, चलिए ये निकल गया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्या होता है कर्मधारय समास? जो कर्मधारय समास होता है जो कर्मधारय समास होता है इसमें देखिए विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर ये बनता है। कर्मधारय समास कैसे बनता है? विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर ये बनता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे कि हमने चंद्रमुखी यहाँ पर देख लिया था, और होगा इसका चरण कमल, नील गगन, चंद्रमुख, पीताम्बर, महात्मा, लालमणि, महादेव, दहलता, नवयुवक। ये ध्यान रखिएगा। कई बार ये भी पूछा जाता है कि कर्मधारय समास के कितने भेद हैं। कर्मधारय समास के माने जाते हैं 4 भेद। कर्मधारय समास के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, विशेष्य पूर्वपद कर्मधारय, विशेषणोपभेद, विशेषणोपभय पद कर्मधारय, विशेष्योपभेद कर्मधारय। ये ध्यान रखिएगा, ये नए तथ्य आपके लिए हैं। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या है? उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? तो जो उद्देश्य और विधेय हैं ये होंगे आपके किसके भेद? वाक्य के भेद। वाक्य यहाँ पर सही होगा विकल्प डी। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं 25। पक्षी उड़ रहे हैं में क्रिया है। जो पक्षी उड़ रहे हैं इसमें क्रिया क्या होगी? विकल्प बी, अकर्मक क्रिया। यहाँ पर देखिए आपको बता देता हूँ, जो अकर्मक क्रिया पहले पूछा जा सकता है क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया के 2 भेद हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहाँ पर पहले आपको अकर्मक क्रिया के बारे में बता देता हूँ। वह क्रिया जो अपने साथ कर्म नहीं लाए, वह क्रिया जो अपने साथ कर्म नहीं लाए, अर्थात जिस क्रिया का फल या व्यापार कर्ता पर ही पड़े, तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे उल्लू दिन भर सोता है। इस वाक्य में सोना क्रिया का व्यापार उल्लू जो करता है ही करता है और वही सोता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक हुई। इसके उदाहरण देखिए, आगे कुछ और हैं। उसका सिर खुजलता है, उसका सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है। जो अकर्मक होगा यहाँ पर, उसका सिर खुजलाता है, यहाँ अकर्मक है। वह अपना सिर खुजलाता है, यहाँ पर सकर्मक है। क्योंकि यहाँ पर तो देखिए जो करता है ये स्पष्ट दिखाई देता है आपको। कर्मक क्रिया देखिए इसमें क्या होता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि प्रवर अन्नू पढ़ता है, प्रवर अन्नू पुस्तक से पढ़ता है, ये हो गया आपका कर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया।
तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। ज़्यादा लंबा इसे नहीं खींचूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर अच्छा नहीं लगता है लोगों को। अगर अच्छा लगता है तो आप बताइएगा, तो आपको लंबे लंबे लेक्चर बना कर दिया करूँगा। तो यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेता हूँ। जो आपको बताया मैंने, अगर आप लोग LT-TET के क्रैश कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हो, क्योंकि अब कुछ समय आपके पास शेष रहा है LT-TET की परीक्षा हेतु। PGT हिंदी की परीक्षा के कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी देखिए, अगर आप LT-TET के लिए नोट्स लेना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं LT-TET के लिए, ठीक है। अवेलेबल हैं अब नोट्स। नंबर वही रहेगा हमारा व्हाट्सएप का, वहाँ पर आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हो। तो ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।